नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस सासाराम। चलिए आज हम लोग पुनः आ गए हैं सीटेट के सीडीपी के क्वेश्चंस को लेकर के। हम लोग आज पुनः 10 क्वेश्चंस करेंगे सीडीपी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन, और देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है, कितना आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। आप अपना नॉलेज चेक करिए कि आप कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 60 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 61 से होगा। क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। 60 तक क्वेश्चंस कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 60 तक हम लोग कर लिए हैं, यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आएंगे कि क्वेश्चन नंबर 61 कह क्या रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 61 कह क्या रहा है। ये जो क्वेश्चंस हैं सीडीपी के बहुत सी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये 100% लगभग क्वेश्चंस जुलाई 2025 में आने वाले हैं, जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है। तो आप इसको देखना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितने भी मित्र हैं जो आपको सीटेट की तैयारी करते हैं उनको शेयर करिए कि मिशन सक्सेस भानु सर अपने टीम के साथ सीटेट के लिए आ गए हैं। उनका एक बार क्लास जरूर देखो, और हम आपको वादा विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे से जुड़ेंगे तो 100% आपको सीटेट क्लियर करवाया जाएगा और जरूर आपको समझ में आएगा। आप 1-2 दिन जरूर देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। ध्यान रखिएगा। और ये जो क्लास है हम बार बार बताते हैं कि केवल सीटेट के लिए नहीं है, ये क्लास महत्वपूर्ण सीटेट के लिए भी है, स्टेट के लिए भी है, जो कि क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस सीडीपी के। बीएड डीएलएड के लिए भी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस। आपको बीएड में भी पढ़ना है, डीएलएड में भी पढ़ना है, तो आप इस चीज को देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। अब बताइए, बच्चे के समाजीकरण में परिवार किसकी भूमिका निभाता है भाई? रोमांचकारी कि मुख्य कि गौड़ कि कम महत्वपूर्ण? बताइए कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कौन सा भूमिका निभाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो परिवार है ये समाजीकरण के प्राथमिक कारक है। कैसा कारक है भाई? समाजीकरण के प्राथमिक कारक है परिवार। समाजीकरण के 2 कारक हैं, एक प्राथमिक कारक होता है और प्राथमिक कारक या मुख्य कारक बोलेंगे, और दूसरा गौण या द्वितीयक कारक होता है। गौण या द्वितीयक कारक होता है। तो समाजीकरण के प्राथमिक कारक में कौन आएगा? तो प्राथमिक कारक में परिवार आएगा। प्राथमिक कारक में कौन आएगा भाई? तो समाजीकरण के प्राथमिक कारक में परिवार आएगा। माता पिता आएंगे, मित्र आएंगे, या परिवार के जो निकटतम सदस्य होंगे, परिवार के निकटतम जो सदस्य होंगे, परिवार के जो निकटतम सदस्य होंगे वो भी समाजीकरण के प्राथमिक कारक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। किसका भाई? तो मुख्य भूमिका निभाता है। ध्यान रखेंगे, समाजीकरण 2 प्रकार के, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में कौन आएगा? तो माता पिता आएंगे, परिवार, मित्र या परिवार के निकटतम सदस्य आएंगे। जबकि समाजीकरण के द्वितीयक कारक में, गौड़ कारक में कौन आएगा भाई? तो विद्यालय आएगा, शिक्षक आएंगे, पाठ्य पुस्तक आएगा, मीडिया आएगा। ध्यान रखेंगे, मीडिया आएगा, मोबाइल, रेडियो, लैपटॉप, टीवी, समाचार पत्र, पुस्तक, ये सारा कुछ जितने भी चीजें हैं ये समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। अस्पताल, रेलवे स्टेशन,
ये सारे के सारे जो हैं ये समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। चलिए, तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार किसका भूमिका निभाएगा? तो मुख्य भूमिका निभाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। समाजीकरण क्या है? तो समाज के नियमों को जानना, समाज के नियमों का पालन करना समाजीकरण कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो क्वेश्चन है 62 नंबर, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है आपका कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में ये जो कथन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। जो बच्चे होते हैं वो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ये क्या सही है? ऑप्शन 2 है, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। ऑप्शन 3 है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। ऑप्शन 4 है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अब बताइए कि कौन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन 4 सही है? बताइए कौन सा सही है? बताइए, ध्यान रखिएगा, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। जो बच्चे होते हैं ये जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। जीन पियाजे के बारे में सुने होंगे कि जीन पियाजे बताते हैं बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, अन्वेषक होते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अर्थात बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2, बच्चे समस्या समाधान करते होते हैं। जी, किसी भी समस्या का समाधान बच्चों से स्वयं करानी है, बच्चा ज्यादा सीखेगा। अर्थात बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। ये भी सही है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ध्यान रखिएगा कि बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही है भाई? तो बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, जबकि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते। ऑप्शन 1 गलती है, बाकी तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हैं। ध्यान रखिएगा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। कभी भी किसी भी समस्या का समाधान बच्चों से स्वयं कराई जाएगी। किसी भी समस्या का समाधान बच्चों से स्वयं कराई जाएगी। जितना ज्यादा बच्चा समस्या का समाधान स्वयं से करेगा उतना ही ज्यादा सीखेगा। हाँ, समस्या का समाधान करेगा, गलती करेगा, त्रुटि करेगा, तो उसे घबराना नहीं है। गलतियां त्रुटियां सीखने में सहायक होती हैं, मदद करती हैं, रुकावट पैदा नहीं करती। जब तक गलती नहीं करेगा तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, जबकि बच्चे सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 63 है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट को बताने के लिए, बच्चे में किसी भी चीज के कंसेप्ट को, संप्रत्यय को समझाने के लिए, विकास करने के लिए, चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, सबसे अच्छी विधि होगी? ऑप्शन फर्स्ट, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। बोला पुराने प्रत्ययों से
किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। ऑप्शन बी है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन 4 है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। अब बताइए कि बच्चे में कंसेप्चुअल ज्ञान कैसे विकास होगा, कंसेप्ट का विकास कैसे होगा, संप्रत्यय का विकास कैसे होगा, बच्चे में अवधारणात्मक ज्ञान का विकास कैसे होगा। आप जब NEP 2020 पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें बताया गया है कि बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे में कंसेप्चुअल ज्ञान का विकास करना है, बच्चे में अवधारणात्मक ज्ञान का विकास करना है, बच्चे में संप्रत्यात्मक ज्ञान का विकास करना है, संप्रत्यय को सिखाना है, बच्चे में अवधारणा को सिखानी है, रटवाना नहीं है, कंसेप्ट बताना है, रोट लर्निंग की बात नहीं की गई है। तो बताइए कि विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन मोटिवेट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। बताएं कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। क्या बच्चा पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना पुराने के अलावा बच्चा नया चीज बिना पुराना पूर्व ज्ञान के नया ज्ञान सीख पाएगा क्या? बच्चे को जब भी पढ़ाना है तो पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना है। यदि आप क्लास में गए हैं तो बच्चे का पूर्व ज्ञान जानेंगे कि क्या बच्चा पूर्व ज्ञान उसका है कितना। जाते हैं क्लास में, छोटा बालक पढ़ाने जाते हैं तो आप ये देखेंगे पहले जोड़ पढ़ाने से पहले आप बच्चे का पूर्व ज्ञान जानेंगे, क्या बच्चे में गिनती आता है, क्या उसको काउंटिंग आता है। यदि काउंटिंग आता है तब जोड़ सिखाएंगे आप, अर्थात पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान जाना जाएगा, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाएंगे। अर्थात पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। जी नहीं, नया प्रत्यय बच्चा अपने आप नहीं समझेगा। बच्चे को नया प्रत्यय, नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए पूर्व ज्ञान से, पुराने ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना। अर्थात ये बिल्कुल गलत है, ये उपयुक्त विधि नहीं है। बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। अब बताइए कि याद करने के लिए कहेंगे क्या? जी, बच्चे से याद नहीं करवाना, बच्चे से स्मरण नहीं करवाना, रटवाना नहीं है। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को, जो गलत विचार है उसको सही विचार में बदलना। बोलेंगे कि नहीं, याद करो जो ये है यही सही है, गलत जो है उसको रटवाएंगे, याद करवाएंगे कि नहीं यही सही है, यही करो। सही विचार, गलत विचार को सही विचार में बदलेंगे। या सही है क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी, कि विद्यार्थियों को कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो सबसे पहले बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल दिया जाएगा कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट किया जाएगा। बच्चे में तर्क शक्ति का विकास हो सके, बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास हो सके, इसके लिए मोटिवेट किया जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत सारे उदाहरण देंगे, हम उदाहरण देंगे, ये चीजें ध्यान रखेंगे। और चौथा ऑप्शन है कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक उन्हें क्या देना भाई? दंड देना। अब बताइए, दंड का उपयोग करना है क्या? बच्चे को मारना है क्या? बच्चे को पीटना है क्या? ऐसा नहीं करना। अर्थात ये जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल गलत है। अर्थात 63 का आंसर क्या होगा भाई? तो 63 का ऑप्शन नंबर होगा सी। ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 64 की ओर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक बच्चा विद्यालय का बच्चा है, प्राइमरी का बच्चा है, प्राइमरी स्कूल का, तो बताइए किस वातावरण में सबसे ज्यादा सीखेगा? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से किस में सीखेगा भाई? ऑप्शन फर्स्ट है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं।
जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनके संवेगों को समझा जाता है, जो चाहते हैं उनकी रुचि को ध्यान में रखा जाता है, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है और बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाता है, वहां बच्चे कम सीखेंगे या ज़्यादा सीखेंगे? ऑप्शन बी है, जहां शिक्षक एक अधिकारीवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है कि जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दिख रहा है ना क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। और चौथा है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। अब इसका आंसर क्या होगा भैया 64 का, बताएं आप लोग, बताइए क्या होगा आंसर। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वे क्या है भाई, तो वे महत्वपूर्ण हैं। बच्चे महत्वपूर्ण हैं जहां अनुभव करेंगे कि हमारी बातों को वैल्यू दिया जा रहा है, हमारी बातों को सुना जा रहा है, हम महत्वपूर्ण हैं, तो वहां बच्चा ज़्यादा सीखेगा। जहां बच्चे की बातों को समझा जाए, सुना जाए, वहाँ बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। जहाँ बच्चे स्वतंत्र महसूस करें, वहाँ बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है, वहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ऑप्शन बी है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। जी नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 का होता है कि जो शिक्षा होगा वो बाल केंद्रित होगा, बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दिया जाएगा। अधिगम करता जो शिक्षा होगा वो अधिगम करता होगा, बाल केंद्रित होगा। बालक महत्वपूर्ण होंगे, बालक की रुचि को ध्यान में रखा जाएगा, बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा, बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा। प्राथमिक स्थान बालक का होगा, शिक्षक का स्थान द्वितीयक होगा। शिक्षक का एकाधिकार नहीं होगा। एकाधिकार का मतलब होता है कि शिक्षक का ही अधिकार है, जो शिक्षक चाहे वो करे, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक महत्वपूर्ण होते हैं, बालक के अनुसार शिक्षक को पढ़ाना है। शिक्षक अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे, अर्थात शिक्षक का एकाधिकार नहीं होगा। अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट शिक्षक आदेश नहीं देंगे, शिक्षक अपने मन से नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक की बातों को नहीं माना जाएगा। बच्चे जो बोलेंगे उसी को फोकस किया जाएगा, उन्हीं के बातों को माना जाएगा, बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाएगा। शिक्षक अपने मन से कोई कार्य नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। बताइए कि बच्चे का हमेशा हम सोचेंगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, समग्र विकास हो, सब कुछ का विकास हो, केवल एक चीज का विकास नहीं देखेंगे। और यहां बोला कि जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होगा, बल दिया जाएगा। केवल बच्चा पढ़ना सीख जाए, केवल लिखना सीख जाए, मैथ बनाना सीख जाए, हो गया। बच्चे में सामाजिक ज्ञान है नहीं, नैतिक ज्ञान है नहीं, चारित्रिक ज्ञान है नहीं, भाषा ज्ञान है नहीं, तो क्या मतलब। आपको पता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात किया जाएगा, समग्र विकास, सबका विकास, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान का भी विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। केवल पढ़ने लिखने गणित की बात नहीं करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। केवल पढ़ने लिखने गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही, केवल एक तीन चीज पर ही ध्यान देने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। बताइए कि शिक्षक सक्रिय रहेगा और बालक निष्क्रिय हो जाएगा, बच्चा सीखेगा क्या? नहीं सीख पाए। जी नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षा कैसा है भाई? तो शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। आगे कौन होगा? तो बालक आगे होगा। बालक समस्या का समाधान बालक से करवाएंगे, किसी भी समस्या का समाधान बालक से करवाया जाएगा। किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बच्चा देगा, शिक्षक आंसर नहीं देंगे, शिक्षक केवल सहायक होंगे।
बच्चा सक्रिय रहेगा तब सीखेगा, शिक्षक सक्रिय रहेंगे और बालक निष्क्रिय रहेगा तो सीखना नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी भी गलती है, बी भी गलती है और आपका सी भी गलती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है भाई? कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। क्या बच्चे की स्मृति जो है पहले से भंडारित है, उसके बारे में जानता है क्या? बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, पक्षी के बारे में समझ गया है कि किसी चीज को देखता उड़ते हुए तो पक्षी बोलता है। ऑप्शन सी है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसका आंसर क्या होगा बताएं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, क्योंकि बच्चा जब कौवा को उड़ता हुआ देखता है तो बोलता है पक्षी, अर्थात पक्षी के बारे में वो समझ चुका है, ये प्रत्यय विकसित हो चुका है। और बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ये गलती है भैया। बच्चे की जो स्मृति है वो पहले से भंडारित नहीं होती, पहले से वो थोड़े पता है, देखेगा जानेगा तब न जानेगा ये पक्षी है उड़ रहा है, तो जो उड़ता है वो पक्षी होता है, पहले से भंडारित थोड़े होती है। अर्थात इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें? मतलब क्या कहें कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, ताकि बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा मिल सके, बच्चे को भीतरी प्रेरणा, भीतरी मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा मिल सके। क्या किया जाए ताकि बच्चे के अंदर उबाल हो जाए, अंदर से भी प्रेरित हो जाए कि हमको करना है तो करना है। क्या करना है भाई? क्या करेंगे शिक्षक? चलो इसे, इसके ऑप्शन है फर्स्ट, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बताइए क्या बोला? शिक्षिका है बोलेंगी कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो क्या बच्चा मोटिवेट हो जाएगा? तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। ऑप्शन सी, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगा। और चौथा है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। अब बताइए आंतरिक अभिप्रेरणा किस कार्य को कहने से, किस चीज को कहने से बच्चे में मोटिवेशन आएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा आएगा? इसका आंसर क्या होगा? जी जी बिल्कुल सही, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, इससे बच्चा मोटिवेट होगा, डीमोटिवेट नहीं होगा। यदि उससे नहीं आ रहा है ना तो बोलेंगे बाबू ऐसे करो, करोगे ना तुम सीख जाओगे, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बिल्कुल करेंगे तो सीख जाएंगे। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा और उस चीज को करेगा। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ऐसे कहेंगे कि चलो कर लो ना, वो बगल में जो है उसको करने से पहले समाप्त कर लो तुम, तो उससे मोटिवेशन नहीं आएगा बच्चे में। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। बच्चे को एक दूसरे से प्रतिद्वंदी करेंगे, प्रतिस्पर्धा कराएंगे, कंपटीशन कराएंगे, कंपीट कराएंगे, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं हो पाएगा। अर्थात ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी है काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। अरे भैया टॉफी के लिए, पुरस्कार के लिए पढ़ेगा, फर्स्ट डिवीजन आने के लिए पढ़ेगा, नंबर के लिए पढ़ेगा, ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये तो बाहरी अभिप्रेरणा है। पुरस्कार के लिए पढ़ना, टॉफी के लिए पढ़ना, नंबर लाने के लिए पढ़ना, फर्स्ट डिवीजन आने के लिए पढ़ना,
ये सब कुछ बाहरी अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, अर्थात ये भी गलत है। आंसर होगा इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। यदि बच्चों से ये चीज़ें कहेंगे, यदि बच्चा कर रहा नहीं आ रहा है उसको आप बोलिए इन सारी चीज़ों को, तो बच्चे को अंदर से मोटिवेशन मिलता है, आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। ध्यान रखेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है भाई, तो जिससे बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, उसको करने के लिए, किसी काम को करने के लिए उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद से बैठ जाता करने के लिए। बाह्य अभिप्रेरणा वैसे अभिप्रेरणा जो बाहर से दिया जाता है, कहा जाता है, तब बच्चा मोटिवेट होता है। जैसे टॉफी देना, पुरस्कार देना, उसको क्या बोलते हैं, नंबर के लिए पढ़ना, एक दूसरे से कंपटीशन करना, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। और बाहरी अभिप्रेरणा सही नहीं होती, एक समय के बाद समाप्त हो जाती हैं, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा हमेशा रहती हैं। तो 66 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं हम लोग, 67 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए, अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए, अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है। शिक्षक आप बनेंगे तो बच्चों को कैसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है, उनमें चिंता और डर पैदा करके। क्या चिंता और डर पैदा करेंगे तो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, प्रतियोगिता के द्वारा चीजों को किया जाएगा तो क्या बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो पाएगा क्या? ऑप्शन सी है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता प्राप्त में उन्हें मदद दे करके व्यक्तिगत एक लक्ष्य बता दिया जाएगा और उसको पूरा करने के लिए बच्चे को मदद दिया जाएगा। और ऑप्शन 4 है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। जी अब बताइए कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है बच्चे को, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चिंता और डर पैदा करेंगे तो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा, वो तो डर के आज सर जी मारेंगे इसलिए पढ़ रहा है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। प्रतियोगिता के लिए बताया गया कि कंपटीशन नहीं करवाना, ये बिल्कुल गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये गलत है। चिंता डर पैदा नहीं करना, बच्चों में प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा नहीं करना, कंपटीशन नहीं कराना, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, बच्चे की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने कि बच्चा तुमको सीटेट क्वालिफाई करके, बीपीएससी क्वालिफाई करके टीचर बनना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है। और जो वो कर रहा है उस कार्य को, यदि समस्या है तो उसको हम मदद करेंगे। बच्चा आंतरिक रूप से भी प्रेरित होगा कि सर हमारे साथ हैं, हमको मोटिवेट कर रहे हैं, हमको सीखने में मदद कर रहे हैं, हम सीटेट पास करके बीपीएससी क्वालिफाई करके टीचर बनेंगे। या आप अंदर से आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे, ये बिल्कुल आपका सही है। और चौथा, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम, टॉफी, ये जो टॉफी है, टॉफी देना, इनाम देना, पुरस्कार देना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है भैया, ये बाह्य अभिप्रेरित करने वाले कारक हैं। और पूछ रहा क्वेश्चन में आंतरिक रूप से उत्प्रेरित या अभिप्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। अड़सठ की ओर आएंगे कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। अब बताइए, बोल रहा है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन? आ रहा है समझ में? कि किसी प्रारंभिक कक्षा मतलब प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यदि आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं तो क्या करेंगे बच्चे? मोटिवेट हों,
बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन फर्स्ट है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अब बताइए, ऑप्शन फर्स्ट है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दूसरा रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन सी है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। और चौथा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने। सीखने के लिए विद्यालय में आते हैं तो बच्चे जिज्ञासु बने। जिज्ञासु का मतलब उनमें जानने की इच्छा हो। शिक्षक से प्रश्न पूछें, आप उसका आंसर दें। यदि बच्चे नहीं प्रश्न पूछेंगे, जिज्ञासु नहीं होंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको मोटिवेट करना है कि बच्चे को जो नहीं आता है वो पूछें, जिज्ञासु बने। अर्थात सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। जी, रट कर याद करने की बात नहीं है, बच्चों से रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना, रटवाना नहीं है। ध्यान रखिएगा, रटंत विद्या की बात नहीं होगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके दंड नहीं देना है क्लास में। बच्चे को मारना नहीं है, पिटना नहीं है, मुर्गा नहीं बनाना है, दंड का प्रयोग नहीं करना है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें कि ओकरा के पिटल जाई, लइकन के इतना पीटेंगे कि आपसे डरे, आपका मान सम्मान करे, आपका सम्मान करें। ये बिल्कुल ये चीज़ें नहीं है। आप ऐसा काम करिए कि आपका बच्चा सम्मान करें। आपके डर से, आपको मारने से यदि सम्मान करता है तो वो सही नहीं है। और ऑप्शन डी है ऐसे काम करने के लिए जिससे वे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अच्छे अंक के लिए नहीं पढ़ाना है, नंबर के लिए नहीं पढ़ाना है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छे अंक, अच्छे नंबर के लिए नहीं पढ़ाना है, अर्थात ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल गलत है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए 69 की ओर आते हैं। की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। कौन सा उदाहरण है जो प्रभावशाली अच्छे विद्यालय का है भाई? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बच्चे में निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो अच्छा विद्यालय कहलाएगा क्या? कि शारीरिक दंड देंगे तो अच्छा विद्यालय कहलाएगा क्या? कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होगा वो सही होगा? कि प्रतियोगितात्मक कक्षा होगा? बताइए, जब बच्चों को में कंपटीशन करवाएंगे वो सही है क्या? क्लासरूम में प्रतियोगिता करवाएंगे, बच्चों में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कराएंगे, ये सही है? जी नहीं, बच्चों में प्रतियोगिता नहीं करवाना, कंपटीशन नहीं करवाना, बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना, मारना पीटना नहीं है। और तुलनात्मक मूल्यांकन, कभी भी तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। तुलनात्मक मूल्यांकन का मतलब 2 बच्चों में, 3 बच्चों में, 1 से ज़्यादा बच्चों में तुलना करना, मूल्यांकन कि इसका नंबर इतना है, तुम्हारा नंबर इतना ही है, ये तुलना नहीं करना है। क्योंकि व्यक्ति, आपको पता है कि व्यक्तिगत जो होती हैं विभिन्नताएं पाई जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई तेज होता है, कोई मंद बुद्धि है, कोई सामान्य है, अपनी एबिलिटी के अनुसार ही वो चीज़ें कर पाएगा। इसलिए बच्चों में कभी भी तुलना नहीं करना है, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, दंड नहीं देना है और प्रतियोगितात्मक कक्षा नहीं। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, जैसा व्यक्ति है, जिस लेवल का है उसकी सापेक्ष अधिगम करेंगे हम। मंद बुद्धि है तो मंद बुद्धि के अनुसार पढ़ाएंगे हम। सामान्य बालक है, सामान्य बालक के अनुसार पढ़ाएंगे हम। प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली बालक के, मतलब व्यक्ति के सापेक्ष, व्यक्तियों की, बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके, प्रत्येक बच्चे की रुचि को ध्यान में रख करके, प्रत्येक बच्चे की योग्यता को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करेंगे। अर्थात व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होगा। व्यक्तियों के सापेक्ष मतलब जो व्यक्ति चाहता है, जो बच्चे की आवश्यकता है, जो बच्चे की रुचि है, उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे, अधिगम करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 69 का सी बिल्कुल सही है भैया। समझ आ रहा है क्या?
आ रहा है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है सीटेट में, ये समझना तो पड़ेगा, और समझने के लिए भानु सर से जुड़ना तो पड़ेगा, जुड़िएगा तभी होगा, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, हिंदी और सीडीपी की बात करते हैं। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 30 में 30 आएगा। कब? जब जुड़ करके मिशन सक्सेस से पढ़ेंगे। मैथ का तो कहना ही नहीं है, हमारे रवि सर, गौतम सर की बात ही अलग है। तो आप जुड़िए, तो लोगों को जोड़िए, तो अपने मित्रों को जोड़िए, तो जुड़िए, उसके बाद पता चलेगा, मजा आएगा, मजा आने वाला है। घुमाएंगे सीडीपी हिंदी, घुमाएंगे रवि सर मैथ घुमाएंगे। पहले मिशन सक्सेस से जुड़िए और देखिए कि कैसे आप स्कोर कर पाते हैं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह क्या रहा है? हालांकि ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ क्लास में पढ़ाया गया है, ये सब कुछ क्लास में पढ़ाया गया है। आप जुड़िए और भानु सर से पढ़िए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर मारिए। जितने भी आपके बीएड ग्रुप हैं, बीएड में मित्र हैं आपके होंगे ना जी, आप ये मत सोचिए कि अकेले टीचर बनेंगे आप, अपने पर ना सब कोई के सोचा जा, तू बनो, तार मित्र भी बने साथ में, क्या दिक्कत बा? परेशानी ना होके के चाहिए, ध्यान रखो। तो आप भी पढ़िए, अपने मित्र को भी शेयर करिए, बोलिए कि तुम भी पढ़ लो, कम से कम पास तो हो जाओ सीटेट। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी आते हैं 70 की ओर, कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर पदाभिमुख विकास का कौन सिद्धांत भैया? तो सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर होता है बच्चे का विकास, कि भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर होता है, कि सिर से पैर की ओर होता है, कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। रटना नहीं है, सिर पदाभिमुख, अर्थात सिर पदाभिमुख सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर का विकास पहले होता है और पैर का विकास बाद में होता है। तो सिर पदाभिमुख सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास, मस्तादोन्मुखी नियम भी कहते हैं कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, मस्तिष्क से पैर की ओर होता है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आप जुड़िए मिशन सक्सेस से और जुड़ करके अपने जो लक्ष्य हैं, जो आपके सपने हैं, उसको पूरा करें आप। और बार बार मैं आपको धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में जो हमारा चैनल है मिशन सक्सेस सीटेट क्लास, जो भानु सर सीटेट क्लासेज जो है आपके यूट्यूब चैनल भानु सर मिशन सक्सेस जो क्लासेज है, ये 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिए हैं हम, और बहुत जल्द 4000 वॉच टाइम भी पूरा करके मोनेटाइज करवा करके लाइव आएंगे आपके सामने और गरजेंगे, बताएंगे 6 महीना साल भर में आपको दिखाएंगे कि क्या होता है सीटेट, कैसे पास किया जाता है सीटेट, कैसे पढ़ा जाता है सीटेट। केवल आप जुड़िए भानु सर से और जुड़ करके देखिए कि कैसे हम हवाई करते हैं। बाकी के लिए आगे हम कल पुनः जुड़ेंगे आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।